स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये है, इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, दो सपोर्टिंग सब्सटेंसेस हैं और फिर ये ग्लूकोज प्रोडक्ट की शक्ल में बनता है। मेन प्रोडक्ट ये है ऑक्सीजन और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट्स की शक्ल में बनता है। इस रिएक्शन को हमने 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ना था, डेफिनेशन, फैक्टर्स और मैकेनिज्म। फैक्टर्स में हमारा डिस्कशन कल वाला था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो एक नुमाया नाम होने की वजह से लिया गया, वरना यहाँ या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है या पिगमेंट्स हो सकते हैं। पिगमेंट्स उन सब्सटेंसेस को कहा जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए दस्तयाब करते हैं, और हो सकता है ये कलर भी प्रोड्यूस करें, तो कलर प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इन पिगमेंट्स की में से क्लोरोफिल अहम तरीन पिगमेंट था और इसकी अकसाम भी थी क्लोरोफिल A, B, C, D, E तक, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल अलग था। इन सब में हमने कहा था कि क्लोरोफिल A को मरकजी हैसियत हासिल है, बाकी जितने हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं एक्सेसरी पिगमेंट्स में से कुछ को कैरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है, और ये कैरोटीनॉइड्स दो तरह के, एक कैरोटीन्स हैं और दूसरे ज़ैंथोफिल्स हैं। आज पहले इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये किस तरह से क्या करते हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये याद रखना है। एक्सेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये क्लोरोफिल A को एक्सटेंसिव लाइट के मुज़िर असरात से बचाते भी हैं और क्लोरोफिल A से अलग एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो भी उसको हवाले करते हैं, तो इसलिए इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। और अब पहले देखते हैं ये कैरोटीन्स किस तरह के हैं। तो कैरोटीन्स बने हुए हैं आइसोप्रीन यूनिट से। आइसोप्रीन यूनिट हम लिपिड्स की डिस्कशन में पढ़ चुके थे। ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल था जिसमें यहाँ भी कार्बन है और C5H8 इनका फार्मूला था, और इसमें ऐसे यूनिट्स के मिलने से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो ये आइसोप्रीन यूनिट्स की चेन्स हैं और इस तरह से ये भी क्लोरोफिल के साथ मौजूद हैं, यानी थाइलेकॉइड्स के अंदर हैं। और ये क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट ऑरेंज रेड लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, बट एब्जॉर्ब सम ब्लू और येलो और ग्रीन वेवलेंथ्स। ये वो ग्रीन वेवलेंथ्स हैं जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोफिल ने जिसको छोड़ दिया इन्होंने उसको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के हवाले किया। इसकी एक बहुत ही मशहूर मिसाल है बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन लीफ में ही पाया जाता है। ये खुद ऑरेंज रेड टाइप का है, तो हमें लीफ में नजर क्यों नहीं आता है? नजर इसलिए नहीं आता है कि लीफ में क्लोरोफिल भी है, कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल भी है, लेकिन क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो दिन छोटे होते हैं तो क्लोरोफिल खत्म होता है, फिर ये विजिबल हो जाता है। लेकिन इनसे ज्यादा ज़ैंथोफिल है। तो आप जरा गौर करें, इस साल जब पत्ते रंग चेंज करेंगे तो इस वक्त तो ग्रीन है, कुछ अरसे के बाद ये येलो हो जाएंगे, आखिर में गिरने से पहले ये स्ट्रांगली ऑरेंज रेड हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर ज़ैंथोफिल पाया जाता है, सबसे कम कैरोटीन्स पाए जाते हैं। ये कैरोटीन सिर्फ लीफ में नहीं है, मसलन गाजर को कैरेट ही इसी की वजह से कहा जाता है, कैरोटीन इसलिए कहते हैं। तो गाजर में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। इस वक्त तो फोटोसिंथेसिस में इनका किरदार क्या था वो बताना था। तो मैंने आपसे कहा कि ये क्लोरोफिल के साथ रहकर उस पर जो गैर मामूली लाइट पड़ती है उसके असरात से प्रोटेक्ट भी करते हैं, और इन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके वो भी क्लोरोफिल को दे देते हैं। तो ये एक तरह से मददगार है क्लोरोफिल। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जैसे पहले कहा ये येलो कलर का है। येलो कलर का मतलब क्या है कि ये येलो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, और ये भी ग्रीन और
ब्लूइश वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ये भी क्लोरोफिल ए की तरफ मुंतकिल करता है, क्लोरोफिल ए की ये भी प्रोटेक्शन करता है, और ये भी आइसोप्रीन यूनिट से बना है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? अरेंजमेंट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट का फर्क है, इसलिए दोनों की शक्लों में थोड़ा सा फर्क है और काम में भी फर्क आ गया। अच्छा, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इनमें सबसे मशहूर लूटीन है। लूटीन ये ज़ेंथोफिल की एक मिसाल है, और ये दोनों मरकजी किरदार अदा करते हैं एज एक्सेसरी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्लोरोफिल तो तमाम पिगमेंट्स में मरकज है, लेकिन जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उसमें मददगार तरीन ये दोनों ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो ये भी लीफ में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में भी पाए जाते हैं, और लीफ में तो फोटोसिंथेसिस में किरदार अदा करते हैं। फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं या राइपन फ्रूट में, वहाँ पॉलिनेशन में भी ये मदद करते हैं दोनों, और डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी मदद करते हैं। तो इनका ये इजाफी काम किया। अच्छा, अब हम आते हैं रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है। ये इनडायरेक्टली तो हम बता चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी हैं उनका काम ये है कि वो रोशनी को एब्जॉर्ब करके उस रोशनी की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काबिल बनाए। जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो केमिकल एनर्जी बन नहीं सकती। तो इनका बुनियादी किरदार ये है। और हमने शुरू में कहा था लाइट का रोल ये है कि वो एनर्जी फराहम करती है, लेकिन एनर्जी लाइट की तब तक वसूल नहीं की जा सकती है जब तक ये पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब ना करें। अब यहाँ पर बुक में देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार रिपीट करते रहे हैं। इसमें सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, इसको मरकजी हैसियत हासिल है, और ये खुद भी कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बी से भी कुछ लेता है, कैरोटीन से भी लेता है, और ज़ेंथोफिल से भी लेता है। तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेता है? इसकी मिसाल बताता हूँ, पहले आप देख लें। कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये एक हैंड गिलास है, अगर इसमें रोशनी पड़ती है बहुत सारी, तो ये रोशनी इस तरह से फैल जाती है, और एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो उसमें आग लग जाती है, लगती है ना। तो अब सवाल ये है कि जब ये सारी वेव्स इधर आ रही थी तो यहाँ आग क्यों नहीं लग रही, इधर क्यों लगी? तो वजह यह है कि इधर ये फैली हुई थी लाइट, इधर एक जगह पे फोकस हो गई थी। तो अगर एक ही पिगमेंट ऐसा रहे कि उसके ऊपर लाइट डायरेक्ट लगे तो वो जल सकता है थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, थोड़ी थोड़ी करके मल्टी डायरेक्शनल वेव्स आएंगी तो ये जलेगा नहीं, क्लोरोफिल जलेगा नहीं। इसलिए एक्सेसरी पिगमेंट्स का कवर चढ़ा हुआ है एक तरह से क्लोरोफिल के ऊपर। तो ये सारे पिगमेंट्स एक वक्त हम कह सकते हैं कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट रोशनी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं, या बल्कि यही हैं जो कन्वर्ट करते हैं। आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो क्लोरोफिल ए के ऊपर अपीयर होता है। एक नुकता तो ये याद रखना था पिगमेंट्स के रोल में। दूसरा, हर पिगमेंट एक ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी दो बड़ी वजह है। हर पिगमेंट का मॉलिक्यूल अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चर अलग है, लोकेशन भी अलग है। मिसाल के तौर पर मैंने रुख यूं किया तो इस बल्ब की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ सकती है। आप अगर इस तरफ रुख करेंगे तो हो सकता है आपकी पीठ पर ये रोशनी आए, तो पोजीशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हर पिगमेंट एक अलग रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके मैक्सिमाइज करता है उसको। अच्छा, दूसरा, ये हमें कैसे पता चला? तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है हमें कि किस पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और कितने इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए पता चलाया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल में आप शायद एक्सपेरिमेंट करें, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से साइंसदानों ने हर पिगमेंट के बारे में ये मालूमात ली है कि वो किस वेवलेंथ की रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारा यहाँ मालूम है। और इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से
दो चीजें मालूम हुई हैं। एक कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इनडायरेक्टली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी है एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर आपको याद हो तो हमने कहा था सूरज की जो रोशनी जमीन तक पहुंचती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन विजिबल लाइट कहलाता है, जिसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में भी इसी विजिबल लाइट के कुछ वेवलेंथ्स काम आते हैं। तो पहले देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन यूं किया जाएगा, amount of light absorbed by a pigment shown in a graph। किसी पिगमेंट ने कौन सी लाइट कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब की और उसको ग्राफ की शक्ल में दिखाने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस शोन इन अ ग्राफ। जो एब्जॉर्ब शुदा लाइट है, जो रिफ्लेक्ट हुई, उसका जिक्र नहीं कर रहा है। जो एब्जॉर्ब शुदा लाइट थी उसका कितना अमाउंट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हुआ और उसको ग्राफ में शो करेंगे तो कैसे होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले किसी डिस्कशन में ये बताया था, क्योंकि लाइट की सारी लाइट जो हम तक पहुंच रही है या व्हाइट लाइट है उसकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं है, इसलिए जब ये किसी सरफेस या पिगमेंट पर पड़ती है तो उसके तीन तरह के बिहेवियर हमारे सामने आते हैं। कुछ लाइट क्रॉस करके गुजर जाती है, उसको हम क्या कह रहे थे? ट्रांसमिट हो गई। कुछ इधर ही रह जाती है, उसको हम क्या कहते थे? एब्जॉर्ब हो गई। कुछ को हम कह रहे थे रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम कलर भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट ये फोटोसिंथेसिस के काम की नहीं है। काम की लाइट सिर्फ कौन सी है? जो एब्जॉर्ब हो गई। इसीलिए हमने इधर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा। अब आपको बताते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से ग्राफ में दिखाते हैं। सर, तो एक पिगमेंट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना यूज नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकेगा, वो 100% यूज नहीं होगी, उसका भी कुछ हिस्सा जाया होगा एब्जॉर्ब होने के बाद भी। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि मसलन हम कहते हैं ब्लू वेवलेंथ। ब्लू लेंथ एक वेवलेंथ नहीं, इट इज अ रेंज। बाज रेंजेस 10 तक हो सकती हैं, बाज रेंजेस 30 तक हैं। तो हर एक का बिहेवियर फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए अच्छा ग्राफ इस तरह से बनेगा, y एक्सिस x एक्सिस। इधर हम परसेंटेज लिखते हैं 0%, 10%, 20%, 30%, और इसी तरह से करते करते हम 100 तक पहुंच जाते हैं। इधर एक तरफ x एक्सिस पर हम वेवलेंथ रखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वेवलेंथ। ये वेवलेंथ हम मिनिमाइज करके देखें तो ये विजिबल लाइट है, और ये हम कह सकते हैं 380 से लेकर 750 तक है। आप 380 के बजाय 400 भी लिख सकते हैं। बहरहाल 400 ये ब्लू का है, तो ये रेंजेस हैं सारे। यही इसी में से कुछ वेवलेंथ हमारे काम आई। मसलन फर्ज कर लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए है, वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो वायलेट को ये कम से कम 10% एब्जॉर्ब करता है, इंडिगो को ये 30% एब्जॉर्ब करता है। तो इसके सामने इंडिगो ये इधर आएगा। ब्लू को ये 70% करता है, मसलन यहाँ पर 70 है, तो इस बी को यहाँ पर ले आएंगे हम। ये ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं है, तो 0 हो गया। येलो भी 0 हो गया। ऑरेंज फिर थोड़ा सा बढ़ गया, रेड फिर बढ़ गया, और रेड के बाद जो उसकी जो आखिरी रेंज है वहां तक। तो नुक्ते लगाएंगे, फिर इन नुक्तों को जोड़ेंगे तो ये इस तरह से एक कर्व बनेगी। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। अगर हम बी को देखें तो बी यहां से शुरू होता है 0 से, और इसी के आसपास इस तरह से ये क्लोरोफिल बी का वेवलेंथ बनता है।
ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। जबकि केरोटीन और ज़ैंथोफिल उनका तकरीबन बीच में ही बनता है, वो इधर इस रेंज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसको भी येलो को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी नहीं है। तो ये जो ग्राफ में हमने शो किया इसको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जरा एक्शन स्पेक्ट्रम देखें। एक्शन स्पेक्ट्रम को हम यूं देखते हैं, फिर वही एक तरफ आपने परसेंटेज लिखना है 0, 10, 20, 30, 40 और ये होते होते 100% तक। और यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह नजर आता है। ये आप जरा गौर करें, अगर जितनी ये लाइट एब्जॉर्ब हो गई है उतनी 100% अगर ये यूज हो जाती तो यहां पर हम इस कर्व को यहां से ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसको काफी नीचे तकरीबन 80 to 90% पर हम दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है तकरीबन 10% जो एब्जॉर्ब शुदा लाइट थी वो जाया हो गई। इसी तरह यहां बहुत ज्यादा जाया हुई है, यहां तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, बाकियों ने नहीं किया था। ये तकरीबन एब्जॉर्ब होने वाली जितनी लाइट थी उसका 50% यूज हुआ है, बाकी जाया। इसी तरह ये कर्व नीचे थी इसके मुकाबले में, तो इधर एब्जॉर्प्शन भी कम, यूटिलाइजेशन भी थोड़ा सा कम हो गया। तो ये दो स्पेक्ट्रा है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो मैं दोबारा बताता हूं कि एब्जॉर्ब शुदा सारी की सारी लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होने के बावजूद भी ज़ाया हो जाता है। अब यहाँ पर रोशनी का मुफ्त की चीज के साथ ऐसे ही होता है। सूरज से रोशनी आई, 99% फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आई, 1% ऑटोट्रॉफ पर पड़ी। उस 1% का भी एक छोटा सा पोर्शन, इंफ्रारेड भी जाया, अल्ट्रा वायलेट भी जाया, एक छोटा पोर्शन सिलेक्ट किया। उस पोर्शन में भी 7 वेवलेंथ हैं, उनमें से सिलेक्टेड 3-4 को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एब्जॉर्ब हुआ था वो भी 100% इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यूं समझो कि बहुत ही सिलेक्टिव है ये मामला, सिलेक्टेड लाइट। और इसमें इतना एहतमाम, इतना ख्याल इसलिए रखा गया है, अगर डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो जला के खत्म कर देंगे, वो मॉलिक्यूल ही तबाह हो जाएंगे जो एब्जॉर्ब करें। तो उनकी सेफ्टी के साथ सेफ तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए इतनी छान-फट की गई। अच्छा, अब ये तो हो गया एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनकी आपने डेफिनेशन याद रखना है और ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करना है। तो मैं दोबारा बताता हूँ एक दफा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन किया था। अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट शोन इन अ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड शोन इन अ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स की तरफ। ये पिगमेंट्स किस तरह से अरेंज है उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएस कहते हैं। पीएस मींस फोटोसिस्टम। ठीक हो गया, टाइम तो नहीं हुआ है ना, बस। तो फोटोसिस्टम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक इसका कहलाता है एंटेना कॉम्प्लेक्स, एंटेना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पहले जो आपके घर में लगा हुआ टीवी है उस पर नजर डालें। टीवी की छत पर, घर के छत पर एंटेना लगा, वो एंटेना फैले हुए सिग्नल्स को कलेक्ट करके एक तार के थ्रू टीवी तक भेजता है। टीवी उसी सिग्नल्स को एक छोटे से मॉनिटर में शो करता है। तो पिक्चर और साउंड दो चीजें हैं। यहां भी एंटेना कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है, ये सिर्फ पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है। थोड़ा तवज्जो करेंगे मेरी तरफ, ये सिर्फ पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है। और ये पिगमेंट्स 3 तरह के हैं। इसमें एक तो क्लोरोफिल है और दूसरे केराटिनॉइड्स हैं। अब केराटिनॉइड्स में केरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल भी, और
क्लोरोफिल में ए और बी है प्लांट्स में, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स, जबकि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए भी है, यानी ये पिगमेंट है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, ETC। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीना कॉम्प्लेक्स सिर्फ पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि रिएक्शन सेंटर पिगमेंट्स प्लस साइटोक्रोम्स, इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम को बाज़ औक़ात आप कह सकते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बसे हुए, लेकिन ये खास प्रोटीन्स हैं। साइटोक्रोम उन खास प्रोटीन्स को कहा जाता है जिनके साथ कोई मेटल अटैच होता है। मेटल आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, ठीक है ना, उनको साइटोक्रोम्स कहते हैं। बल्कि मैं आपको यूं बताता हूं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड में इस तरह से ये क्लोरोफिल है और इसी तरह बाकी पिगमेंट्स हैं। ये साइटोक्रोम जितने भी हैं ये इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके साथ कोई न कोई मेटल जरूर होता है, उनको साइटोक्रोम्स कहा जाता है। इन्हीं साइटोक्रोम्स के मराकिज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अच्छा, अब इनको जरा अरेंज करके देखें तो कैसा लगेगा। ये अरेंज करेंगे तो सेंटर में ये है क्लोरोफिल ए, इसके साथ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके साथ ये चेन में लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनके गिर्द ये पिगमेंट्स हैं इस तरह से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और केराटिनाइड्स, और इस तरह से इन्होंने इसको कवर किया। तो अब इस कवरिंग की वजह से क्या होगा, सूरज की जो रोशनी आ रही थी वो डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पर पड़ तो रही लेकिन बहुत कम। इसकी मिसाल ऐसे ले लो जैसे आपने छतरी पकड़ी हुई, छतरी में बारिश आ रही है, बारिश के कतरे छतरी के ऊपर लग रहे हैं, आपके सर पर नहीं लग रहे, लेकिन कदम बढ़ाते वक्त हो सकता है आपके पांव पर भी कुछ कतरे पड़ जाए। इस तरह इन्होंने तो छतरी के तौर पर या एंटीना के तौर पर काम किया। अब ये क्या करेंगे, बाकी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो एब्जॉर्ब किया वो क्लोरोफिल ए की तरफ मुंतकिल करेंगे। तो क्लोरोफिल ए सेंटर में होकर जो थोड़ी बहुत डायरेक्ट लाइट आती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और इन सब में जो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उनको भी ये रिसीव करता है। तो ये सेफ एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। अगर ये बिल्कुल अकेला ही सेंटर में खड़ा हो जाता तो थोड़ी देर में जल जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट करने वाले हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए ही क्यों ना हो, ये सारे एक्सेसिव पिगमेंट्स हैं। जबकि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि इसके पास सूरज की बहुत सारी रोशनी आई है। यही वो मॉलिक्यूल है जो सोलर लाइट को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको कहते थे हम फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम दो, एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और दूसरे को कहते हैं फोटो सिस्टम 2। ये 1 और 2 इनकी डिस्कवरी के लिहाज से नाम रखे गए। जो पहले डिस्कवर हुआ वो फोटो सिस्टम 1 था, जो बाद में डिस्कवर हुआ वो फोटो सिस्टम 2 था। दोनों में सिमिलरिटी है हर चीज की, सिर्फ फर्क ये है कि यहां जो फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है वो 730 नैनोमीटर इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जबकि यहां का जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों में इतना सा फर्क है। मैं दोबारा बताता हूं कि फोटो सिस्टम्स 2 हैं, एक का नाम रखा गया है फोटो सिस्टम 1, दूसरे का नाम रखा गया फोटो सिस्टम 2। दोनों सेम है हर हवाले से, सिर्फ फर्क क्या है, क्लोरोफिल ए की सलाहियतों में थोड़ा फर्क है। एक यहां का जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है वो 730 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है,
और 2 का जो है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से एक और बात पता चली, एक तो क्लोरोफिल की अकसाम थी, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई तक, और ये सारे फार्मूले में ही फर्क था थोड़ा, लेकिन खुद क्लोरोफिल ए में भी फर्क है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के हवाले से। ये फर्क फार्मूले का नहीं है, पोजीशन का फर्क है। मसलन हम एक लाइन में लोग खड़े हैं, तस्वीर खींचेंगे तो तस्वीर में सबसे नुमाया तस्वीर किस शख्स की होगी? जो सेंटर में होगा या किनारे वाले थोड़ा इग्नोर। या धूप पड़ रही है, कुछ लोग आगे खड़े हैं, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, किस पर रोशनी सबसे ज्यादा लगेगी? जो आगे हैं, बीच वालों पर कम पड़ेगी। तो ये पोजीशन का फर्क होने की वजह से ये वेवलेंथ फर्क आ गया, वरना क्लोरोफिल ए सारे एक जैसे। तो क्लोरोफिल ए अपने पोजीशन के लिहाज से 730 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, 720 को भी कर सकता है, 700 को भी कर सकता है, और 690 को भी कर सकता है, 680 को कर सकता है। ये 2 फोटो सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू रिएक्शन चलेगा। और अब हमने यहाँ पहुंचकर इस फैक्टर्स वाले मरहले को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने है तीसरा मरहला, जिसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म इसी थाइलेक्वाइड से शुरू होता है। ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला कहलाता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरा कहलाता है डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और इसका आगाज फोटो सिस्टम 2 से होगा, ये आपने याद रखना, क्योंकि हम तरतीब के आदी है ना, तो हमारे हिसाब से कहां से शुरू होना चाहिए था? 1 से। हालांकि 1 से शुरू नहीं होता है, ये 2 से शुरू होता है। ठीक हो गया? बाद में ये इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आई थिंक हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। काफी आज के लिए